नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर जब क्रिश और किशन मामा मल्होत्रा हाउस से जब गुलेरिया हाउस के लिए बाहर निकल रहे थे तो अब यहाँ पर क्रिश किशन मामा से कहता है, पापा मैं गाड़ी को तब तक लेकर आता हूँ, आप मुझे मेन गेट पर मिलिए। अब यहाँ पर क्रिश अपनी गाड़ी को निकालने के लिए वहाँ पर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाता है तो उसे वहाँ पर शीला बेहोशी की हालत में वहाँ पर गिरी हुई मिलती है। तो वहाँ पर वो अपने पापा को आवाज़ देकर बुलाता है। जब वो वहाँ पर आते हैं तो सच में शीला के सिर से बहुत सारा खून बह रहा था, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि मानो शीला की किसी के साथ हाथापाई हुई है और जिसकी वजह से उसके सिर में इतनी गहरी चोट आई है। इसलिए क्रिश यहाँ पर यह सब देखकर जल्दी से डॉक्टर सक्सेना को कॉल लगा देते हैं और इधर डॉक्टर सक्सेना भी उन्हें बस 15 मिनट में आने के लिए कहता है। तब तक ये दोनों यहाँ पर शीला को मल्होत्रा हाउस के हॉल में ले आते हैं और उसे सोफे पर लेटा देते हैं। इधर कुछ देर में ही यहाँ पर डॉक्टर सक्सेना जिन्होंने क्रिश को 15 मिनट का समय दिया था, वो भी जल्दी से 15 मिनट से पहले ही वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सक्सेना यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के लिए उनके एक स्पेशल डॉक्टर थे। और अब वो यहाँ पर जैसे ही मल्होत्रा हाउस में आते हैं तो अब डॉक्टर को वहाँ पर देखकर अब किशन मामा जल्दी से उनकी तरफ गेट की तरफ बढ़ते हैं उन्हें देखते ही, और अब वो यहाँ पर डॉक्टर को अपने साथ हॉल की तरफ लेकर आते हैं। अब यहाँ पर किशन मामा अब डॉक्टर सक्सेना से कहते हैं, डॉक्टर प्लीज़ एक बार शीला को देखिए ना, उसे क्या हुआ है, वो भी बेहोशी की हालत में है, कहीं उनका ज़्यादा ब्लड लॉस तो नहीं हो गया है, क्योंकि देखो उनके सिर से खून निकल रहा है। इधर किशन मामा को इतना घबराया हुआ देखकर अब डॉक्टर सक्सेना अब किशन मामा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, वेट मिस्टर मल्होत्रा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक मैं शीला को चेक नहीं कर लेता तब तक शायद मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। और ये कहते हुए ही अब डॉक्टर शीला को चेक करने के लिए शीला की तरफ बढ़ जाता है। इधर अब डॉक्टर यहाँ पर सोफे पर लेटी हुई शीला को अब चेक करने लगते हैं। अब कुछ देर तक अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद जब यहाँ पर डॉक्टर उसकी पल्स वगैरह सब कुछ चेक करते हैं तो अब उसे चेक करते हुए कहते हैं, ये बेहोश हैं, लेकिन आप घबराइए मत, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, क्योंकि इनके सिर पर चोट लगी है जिसकी वजह से ये शायद बेहोश हैं, लेकिन जो इंजेक्शन मैंने दिया है उस इंजेक्शन की वजह से कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पर इन्हें ये जो चोट लगी है ये काफ़ी गहरी है, तो मैंने उस चोट के ऊपर एक बैंडेज भी कर दिया है, लेकिन घबराइए मत, इन्हें बस आराम करने की ज़रूरत है, कुछ समय ये आराम करेंगी उसके बाद ये ठीक हो जाएंगी। अब डॉक्टर की ये बात सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, हाँ डॉक्टर, थैंक यू सो मच, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे, हम ख्याल रखेंगे कि ये पर्याप्त मात्रा में आराम कर सकें। अब किशन मामा की इस बात पर अब डॉक्टर सक्सेना कहते हैं, अच्छा तो मिस्टर मल्होत्रा, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अब चलता हूँ। ये कहते हुए ही अब डॉक्टर सक्सेना वहाँ पर सोफे से उठते हैं, क्योंकि शीला को चेक करते हुए वो वहाँ पर उसके पास बैठे हुए थे, तो अब वो यहाँ से उठते हुए अब कहते हैं, अब मैं चलता हूँ। इधर डॉक्टर साहब को इस तरह से उठता हुआ देखकर अब किशन मामा भी कहते हैं, चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। और ये कहते हुए भी अब किशन मामा भी अब डॉक्टर के साथ अब यहाँ पर उनके साथ ही बातें करते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो अब यहाँ पर डॉक्टर किशन मामा से कहता है, वैसे आपकी बहन की किसी के साथ फाइट हुई है क्या डॉक्टर मिस्टर मल्होत्रा, क्योंकि देखिए ना उनके सिर पर जो जख्म है उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि जरूर उनकी किसी के साथ लड़ाई हुई है, और उस लड़ाई के द्वारा ही उनके सिर पर किसी भारी चीज से शायद कोई वार किया गया है।
अब यहाँ पर इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं सॉरी डॉक्टर, मुझे तो इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे तो शीला यहाँ पर बाहर बेहोशी की हालत में मिली थी। मुझे अभी उसके बारे में पता नहीं चला है, और शायद जब तक शीला को होश नहीं आ जाता तब तक शायद मैं कुछ इसके बारे में कह भी नहीं सकता, क्योंकि शीला के होश में आने के बाद ही मैं शीला से पूछ सकता हूँ कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, ये सब किसने किया है। लेकिन एक मिनट डॉक्टर, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अब मिस्टर मल्होत्रा की ये बात सुनते ही यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं, देखिए उनके सिर पर जो चोट आई है, उनकी उस चोट को देखकर लग रहा है कि किसी ने उनके ऊपर सीधे सीधे अटैक किया है, क्योंकि जो जख्म उनके सिर पर है वो एक अटैक से ही जख्म आया हुआ है। अब डॉक्टर की इस बात पर किशन मामा कहते हैं, जब तक मेरी बहन को होश नहीं आ जाता डॉक्टर, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले आपको कहा, अब हमें बस शीला के होश में आने का इंतजार करना होगा। यहाँ किशन मामा से बात करने के बाद अब डॉक्टर सक्सेना भी अब वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं अब यहाँ पर जब डॉक्टर सक्सेना वहाँ से चले गए तो अब किशन मामा फिर से अब मल्होत्रा हाउस में अब हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब यहाँ पर किशन मामा भी हॉल में आ गए थे। तो वहीं नानी माँ जो कि वहीं भी अभी हॉल में ही मौजूद थी। अब यहाँ पर नानी माँ कहती है, मैं यहाँ पर शीला के लिए हूँ, मैं शीला को यहाँ पर अच्छी तरह से देख लूँगी, क्योंकि नानी माँ को पता था कि किशन मामा और क्रिस तो दोनों गुलेरिया हाउस में अंजलि मल्होत्रा को लेने के लिए जाने वाले थे। इसलिए नानी माँ उन दोनों को कहती है, देखो बेटा, क्रिश अपने पापा को अपने साथ लेकर जाओ और अपनी मम्मी को लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी का यहाँ आना भी ज़रूरी है। तब तक मैं यहाँ पर शीला को देख लूँगी, अगर इसे होश आता है तो मैं इसे संभाल लूँगी। नानी माँ की ये बात सुनते ही अब क्रिश कहता है, श्योर दादी, क्या आप बुआ को देख पाएंगी? तो अब यहाँ पर नानी माँ कहती है, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तो अब ये सुनकर अब क्रिस कहता है, ठीक है दादी माँ, हम जाते हैं, लेकिन देखो आपको अपना भी तो ख्याल रखना है। क्रिस की उसकी इस बात को सुनकर इससे पहले के दादी माँ कुछ भी कहती, तब अब यहाँ पर किशन मामा कहते हैं, नहीं माँ, हम इस तरह से आपको और शीला को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं, इसलिए अभी हम कहीं नहीं जा रहे। वैसे भी अंजलि वहाँ पर गुलेरिया हाउस में है, तो ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो वहाँ पर सेफ है। इसलिए जब शीला को होश आ जाएगा या यहाँ पर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम अंजलि को लेकर आ जाएंगे, या फिर अंजलि खुद ही यहाँ पर आ जाएगी। मैं गुलेरिया हाउस में कॉल करके कह देता हूँ कि वहाँ से कोई एक सदस्य अंजलि को यहाँ पर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन इस तरह से हम आपको अकेले यहाँ पर शीला के साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी शीला बेबी यहाँ पर अपने होश में नहीं है। पता नहीं और कितनी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। किशन मामा की ये बात सुनते ही अब नानी माँ अब किशन को कन्विंस करते हुए कहती है, देखो किशन, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, और वैसे भी तुम्हारी माँ बस व्हीलचेयर पर बैठी हुई है, लेकिन इस व्हीलचेयर पर भी मैं सब कुछ अच्छे से कर सकती हूँ। तुम यहाँ के बारे में चिंता बिल्कुल भी मत करो, और वैसे भी मुझे अच्छी तरह से पता है कि गुलेरिया हाउस में ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, और अभी तक तो शीला को भी होश नहीं आया है, और मुझे पता है कि शीला के होश में आने से पहले ही तुम लोग वापस आ जाओगे। और वैसे भी यहाँ पर सर्वेंट्स तो है ना, तो वो अगर मुझे किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो तो है ही। इसलिए तुम दोनों भी बेफिक्र होकर जाओ, तब तक मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगी। अब यहाँ पर नानी माँ की ये बात सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, आर यू श्योर माँ? वो क्या है ना कि देखो, मेरा मन नहीं कर रहा इस तरह से आपको यहाँ पर अकेले शीला के पास छोड़कर जाने का, क्योंकि पता नहीं जब शीला को होश आएगा वो कैसे रिएक्ट करेगी। अब यहाँ पर किशन मामा की इस बात को सुनकर अब नानी माँ कहती है, अरे मैं माँ हूँ उसकी, कैसे क्या रिएक्ट करेगी। मैं मानती हूँ कि इसकी जुबान कड़वी है, लेकिन वो इतनी भी बुरी नहीं है। अब यहाँ पर नानी माँ की ये बात सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, ठीक है माँ, फिर अगर आप नहीं मान रहे तो हम जा रहे हैं, वरना अगर अंजलि बाद में आती तो उसमें भी कुछ नहीं होने वाला था।
तो अब यहाँ पर नानी माँ कहती है, देख किशन, अंजलि वहाँ पर पूरी रात से है। वैसे मुझे पता है कि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है अंजलि को, लेकिन फिर भी क्योंकि अब शीला की हालत तो तुम्हें दिख ही रही है, इसलिए अंजलि की यहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि देखो, जब शीला को होश आएगा तो अंजलि ही यहाँ पर सब कुछ संभाल सकती है। अगर यहाँ पर श्वेता होती तो फिर शायद मैं तुम्हें इतना कन्विंस नहीं करती, लेकिन अब से श्वेता भी अब अपने ससुराल जा चुकी है, तो इसलिए अब अंजलि का यहाँ होना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी बेटा तुम देख लो। अब नानी माँ की ये बात सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, ठीक है माँ, अगर आप कह रही हैं तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए ये भी यहाँ पर क्रिश अब वहाँ पर एक सर्वेंट जो कि अभी वहाँ पर हॉल में ही डस्टिंग कर रहा था, अब उस सर्वेंट को इशारे से बुलाता है, तो वो सर्वेंट भी अब यहाँ पर अब किशन के पास, अब यहाँ पर क्रिश के पास आ जाता है। तो अभी यहाँ पर क्रिश उस सर्वेंट से कहता है, देखो हम बस अभी थोड़ी देर में ही आ रहे हैं, तब तक यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखना। अगर दादी माँ को किसी भी चीज़ की कोई भी कमी हो तो प्लीज़ उसका ख्याल रखना। अब यहाँ पर ये जैसे ही कृष्ण ने ये सब कहा तो वो सर्वेंट भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहता है, साहब आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे। इसलिए अब यहाँ पर ये कहते हुए ही किशन और कृष्ण मामा वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। इधर अब यहाँ पर कृष्ण अपने पापा से कहता है, पापा चलिए। ये सुनते ही किशन मामा कहते हैं, बेटा ठीक है, आप एक काम करते हैं ना, देखो भले ही माँ यहाँ पर कुछ भी कह रही हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, तो कृष्ण एक काम करो ना, आप अकेले ही जाकर अपनी माँ को मल्होत्रा हाउस से ले आओ, क्योंकि मैं यहीं पर ही माँ और शीला के साथ रहूँगा। क्योंकि माँ भले ही हमें कुछ भी कह रही हो, लेकिन जो हाल अभी शीला का है उसे देखकर मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि अभी डॉक्टर ने भी कहा है ना कि उन्हें किसी भी समय होश आ सकता है। इसलिए अब अच्छा भी तो नहीं लगता ना इस तरह से अब दोनों का वहाँ पर जाना। वैसे भी बेटा आप तो अपनी माँ को लेकर आ ही सकते हैं, मेरा वहाँ पर क्या ही काम है। अब अपने पापा की ये बात सुनकर अब यहाँ पर क्रिश कहता है, ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी, अगर आपका मन नहीं है तो फिर आप ठीक है यहीं पर संभाल लीजिए, मैं माँ को गुलेरिया हाउस से लेकर आ जाता हूँ। और ये कहते हुए ही क्रिश अब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। और अब वहाँ पर जैसे ही वो वहाँ पर पार्किंग लॉट में पहुँचता है तो वहाँ जाकर अब वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और अपनी गाड़ी को अब वो यहाँ पर गुलेरिया हाउस के लिए निकाल लेता है। तो इधर किशन मामा वहीं से ही वापस हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। एक तरफ जहाँ पर अब क्रिश अंजलि मल्होत्रा को लेने के लिए जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में रोहित यहाँ पर अपने रूम में बैठकर अब चिराग से बात कर रहा था, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने रोहित को पहले ही बता दिया था कि अब दुनिया के सामने आलिशा और आकाश दोनों को ही मरना है, इसलिए अब आगे क्या कुछ करना था वो सब अब रोहित के कंधों पर ही था। इसलिए रोहित अब यहाँ पर चिराग से फोन पर बात करते हुए ही अब चिराग को पूरा का पूरा प्लान समझा रहा था कि अब चिराग को वहाँ पर क्या क्या करना है, क्योंकि रोहित ने चिराग को साफ साफ कह दिया था कि वो आलिशा और आकाश की मौत की खबर सब जगह फैला दें। अब यहाँ पर रोहित चिराग से क्या कह रहा था, ध्यान रहे चिराग, कभी आलिशा और आकाश गुलेरिया की मौत की न्यूज़ नंबर 1 पर होनी चाहिए, हर एक चैनल पर बस उन्हीं के बारे में अफवाह उन्हीं के बारे में ही न्यूज़ चलनी चाहिए कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि किसी के भी कानों से, किसी की भी आंखों से ये न्यूज़ बची रहे। इधर रोहित की इस बात को सुनकर अब चिराग कहता है, आर यू श्योर सर, क्या ये करना इतना ज़रूरी है? क्योंकि चिराग भी इतने सालों से रोहित के साथ रह रहा था, तो अब उसे भी अच्छी तरह से पता था कि ये दोनों इनकी फैमिली के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। इधर चिराग की इस बात को सुनकर अब रोहित मारवा कहता है, चिराग देखो मैंने तुम्हें जो कुछ भी करने के लिए बोला है अभी के लिए वो वही करो। मुझे ये न्यूज़ नंबर 1 पर चाहिए तो नंबर 1 पर चाहिए, क्योंकि अब यही सबसे ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुश्मनों तक ये न्यूज़ सबसे पहले पहुँचे। रोहित की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर चिराग कहता है, एज यू विश सर,
आपका काम हो जाएगा। चिराग की इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है चिराग। ये कहते हुए ही अब रोहित यहाँ पर अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर रोहित जब चिराग से ये सारी की सारी बातें कर रहा था तो रोहित अभी इस चीज़ से बेखबर था कि पीछे से अनिका रोहित और चिराग की दोनों की ही बातों को सुन रही थी। जब रोहित चिराग से ये सब कह रहा था तो जब अनिका ने आलिशा और आकाश की मौत की खबर सुनी तो मानो अनिका को तो यहाँ पर एकदम 440 वोट का एक झटका लगता है, क्योंकि वहाँ से आने के जब अनिका वहाँ से आई थी तो उस समय अनिका बेहोशी में थी, तो इस वजह से अनिका को अभी तक कुछ भी नहीं पता था आलिशा और आकाश के बारे में। लेकिन अब रोहित को उनके बारे में बात सुनता हुआ देखकर मानो अनिका को सच में इतना बड़ा सदमा लगा है। लेकिन वो इसके बारे में पहले एक बार रोहित से पूछना चाहती थी कि वो रोहित उन दोनों की मौत की न्यूज़ ऐसे क्यों फैलवाना चाहता है। क्या सच में वो दोनों मर गए हैं या वो जिंदा हैं। इसलिए रोहित अभी इन सब चीज़ों से अनजान था। लेकिन रोहित जैसे ही अब पीछे की तरफ मुड़ता है अंदर जाने के लिए, तभी अब रोहित देखता है कि वहाँ पर सामने अनिका खड़ी हुई थी। इधर अनिका को ऐसे देखकर अनिका के चेहरे पर मिक्स एक्सप्रेशन थे, क्योंकि अनिका को यहाँ पर एक शौक भी लगा था आलिशा और आकाश की खबर को सुनकर, लेकिन साथ के साथ वो गुस्से में भी थी, क्योंकि रोहित जो कुछ अभी चिराग से कह रहा था उसे सुनकर तो यहाँ पर अनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। और इसलिए भी कि रोहित ने अभी तक अनिका को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसलिए अनिका यहाँ पर अब हैरानी में और गुस्से में रोहित को ही देख रही थी। इधर अनिका को इस तरह से अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर अब रोहित भी समझ चुका था कि शायद अनिका ने उसकी और चिराग की बातों को सुन लिया है। इसलिए अब रोहित के सामने ज़्यादा समय नहीं था, उसे बस जल्द से जल्द अब अनिका को ये सब कुछ समझाना था, क्योंकि वो भी जानता था कि इससे अगर उसने अनिका के गुस्से को शांत नहीं किया तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए भी यहाँ पर रोहित कुछ भी कहता उससे पहले ही अब अनिका रोहित से कहती है, क्या कहा अभी आपने मिस्टर मारवा, आकाश और आलिशा की मौत की न्यूज़, क्या ये सच है? आप ये क्यों चाहते हैं? देखिए मिस्टर मारवा, मुझे सच सुना बताइए, नहीं तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। 1 मिनट के लिए मिस्टर मारवा मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। अनिका की ये वार्निंग सुनते ही अब रोहित कहता है, अनिका प्लीज़ देखो, पहले मेरी बात तो सुनो, क्योंकि तुमने मेरी अधूरी बात सुनी है। इसलिए अनिका पहले प्लीज़ मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, आप मुझे सच बताइए मिस्टर मारवा, क्या वाकई में इन दोनों की? अब यहाँ पर ये कहते हुए ही अब अनिका एकदम से ही चुप हो जाती है, क्योंकि आकाश और आलिशा की मौत की खबर तो अनिका सपने में भी नहीं सोच सकती थी, तो इस तरह से वो अपने मुंह से ये सब कैसे कहती। अनिका को अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में वो दोनों अभी इस दुनिया में नहीं रहे। अनिका का दिमाग यहाँ पर कई तरह से घूम रहा था। एक पल के लिए तो वो सोच रही थी कि क्या सच में ये दोनों अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो दोनों ही एक साथ मर गए हैं। अनिका के लिए इस खबर पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, और अगर सच में वो दोनों इस दुनिया में नहीं है तो अभी तक अनिका को इसके बारे में क्यों नहीं पता चला, क्योंकि अनिका को तो सुबह से ही होश आ गया था। भला रोहित उससे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकता है, और अगर वो दोनों ठीक हैं तो फिर ये अफवाह क्यों फैलाई जा रही है। एक पल के लिए तो अनिका यहाँ पर सब कुछ भूल गई थी, इसलिए वो यहाँ पर रोहित से सीधे कहती है, आप प्लीज़ मुझे सच बताइए मिस्टर मारवा, इस बार आप सब कुछ ऐसे नहीं टाल सकते कि आप मुझे बाद में बताएंगे। मेरे लिए अभी इस खबर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अभी अनिका ने इतना कहा ही था कि तभी अब रोहित कहता है, नहीं अनिका, तुम बस एक बार मेरी बात को सुनो, क्योंकि अनिका जब तुम मेरी बात को अच्छी तरह से सुनोगी और समझोगी तो शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा, और शायद फिर तुम्हें भी लगेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये कहते हुए ही रोहित अब यहाँ पर अपने रूम की विंडो के पास चला जाता है, और वहाँ पर रोहित अब अपने रूम की विंडो को अब अच्छे से बंद कर देता है, ताकि उन दोनों के बीच में हो रही बातें
किसी बाहर थर्ड पर्सन को ना सुनाई दे। रोहित अब यहाँ पर अपने रूम की विंडो के साथ साथ अब टेरेस के स्लाइडर को भी बंद कर देता है, क्योंकि कुछ समय पहले वहाँ पर टेरेस पर वो दोनों गए हुए थे। वहाँ पर वो अपनी चाय को एंजॉय कर रहे थे, इसलिए वो वहाँ से भी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं चाहता था। अब रोहित जब दोनों तरफ से इन चीज़ों को बंद कर देता है तो अब यहाँ पर रोहित अब फिर से अनिका की तरफ मुड़ता है और देखते हुए कहता है, अनिका वो और तुम चिंता मत करो अनिका, आलिशा और आकाश दोनों के दोनों ठीक हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। रोहित की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका के शरीर में मानो एक जान सी आ गई, क्योंकि अनिका तो एक पल के लिए घबरा गई थी कि भला आकाश और आलिशा को ऐसे क्या हो सकता है। इस बात पर अब अनिका को एक सुकून तो जरूर मिला था, लेकिन अनिका अभी भी हैरान थी कि अगर वो दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है तो फिर रोहित चिराग से ये सब क्यों कह रहा था। इसलिए अब अनिका अपने सवाल को ध्यान में रखते हुए अब रोहित से कहती है, लेकिन मिस्टर मारवा, मैंने तो खुद अपने कानों से सुना है जो आपने अभी अभी फ़ोन पर चिराग को कहा था। तो वो सब क्या था मिस्टर मारवा? आपने चिराग को ये सब क्यों कहा? आप कविन, आलिशा और आकाश की खबर को न्यूज़ चैनल पर क्यों चलवा रहे हैं जब वो दोनों ठीक हैं? तो अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित मारवा कहता है, अनिका मेरी बात ध्यान से सुनो और देखो, अब जो भी मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। मैं जानता हूँ अनिका तुम सब बातों को समझती हो, लेकिन फिर भी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पूरा प्लान अनिका मेरा नहीं है। रोहित ने जैसे ही ये सब कहा तो अब अनिका रोहित की तरफ अब सवालिया नज़रों से देखती है और कहती है, तो किसका प्लान है मिस्टर मारवा? कहीं ये देखो, जो मैं सोच रही हूँ कहीं वो सच तो नहीं? क्योंकि अभी यहाँ पर अनिका ने अनुमान लगा लिया था कि ये प्लान उसकी माँ का हो सकता है। तो अब यहाँ पर अब रोहित अब अनिका के सामने अब अपनी गर्दन को हिला देता है और अब रोहित कहता है, हाँ अनिका, तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्लान मेरा नहीं बल्कि ये प्लान स्वाति माँ का ही है। वो अभी रोहित ने इतना ही कहते हैं अब यहाँ पर रोहित अनिका को अब सब कुछ बता देता है कि अभी समय आलिशा और आकाश इन दोनों का ही यहाँ पर अभी दुनिया के सामने मर जाना कुछ समय के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये खबर हमारे दुश्मनों तक पहुँचे। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, हमें कब तक आकाश और आलिशा को छुपाना होगा? क्या आपको इसके बारे में पता है कि ये तो मैं समझ गई कि ये माँ का प्लान है और ज़रूर माँ ने कुछ सोच कर ही ये सब किया होगा, लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या होगा? अनिका की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, देखो अनिका, मुझे अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हाँ, जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते तब तक हमें इन दोनों को छुपाना ही होगा, क्योंकि अब समय आ गया है इन दोनों का दुनिया के सामने मरने का। अब यहाँ पर अब रोहित कहता है, अनिका, इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। देखो, आकाश के बारे में तो मैंने सोच लिया है। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, लेकिन आप मिस्टर मारवा, आपने आकाश के बारे में क्या सोचा है? आकाश को आप कहाँ भेजने वाले हैं मिस्टर मारवा? अब यहाँ पर अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, देखो अनिका, आकाश को कैलाश अधिकारी के साथ मैं पेरिस भेज रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर दुश्मनों की नज़र से वो दूर भी रहेगा, दुश्मनों को पता भी नहीं चलेगा कि वो कैलाश अधिकारी के पास है। और क्योंकि वहाँ पर आकाश के साथ मैं वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली को उसके साथ ही भेज रहा हूँ, मेरा मतलब है कि श्रेया, पिंकी, आरव, ये सभी। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ये तो एकदम बिल्कुल सही आइडिया है मिस्टर मारवा, क्योंकि जब आकाश की खबर पीछे श्रेया को पता चली थी तो उसकी मेंटल कंडीशन कैसी हो गई थी वो सब तो हमें पता ही है। वो किस तरह से आकाश को हर जगह इमेजिन करने लगी थी। इसलिए अगर फिर से श्रेया के सामने ये सब हुआ तो शायद इस बार श्रेया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये एकदम सही आइडिया है मिस्टर मारवा, वैसे भी क्योंकि श्रेया के लिए ये काफ़ी शॉकिंग हो सकता है। अगर आप उस श्रेया और बच्चों को उसके साथ भेज रहे हैं तो फिर तो मुझे भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ, आकाश तो वहाँ पर चला जाएगा, लेकिन अनिका, इस काम में मुझे ब्लैक कैट की ज़रूरत है, यानी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी उसे वहाँ पर भेजने में।
रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आपने आकाश के लिए तो ये प्लान कर लिया है जो जो कहीं ना कहीं अच्छा भी है, लेकिन आलिशा का क्या? आलिशा के बारे में आपने क्या सोचा है? क्योंकि देखो, आलिशा के बारे में आप जो भी कुछ सोचने वाले हैं वो बिल्कुल सही सोचना, क्योंकि आलिशा एक देश की रानी भी है और साथ के साथ आलिशा की भी एक बेटी है। तो यहाँ पर जो भी कुछ आप करो तो प्लीज़ उसको मद्देनज़र रख कर ही सब कुछ करना। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका, मैं सोच रहा हूँ कि लतिका को तुम और बड़ी रानी मिलकर संभाल लोगी, क्योंकि वो तुम दोनों के साथ रहेगी। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, लतिका भी बच्ची है। अरे आप खुद ही देखिए ना, अरे जब लतिका को अपनी रानी माँ के बारे में उसकी मौत की खबर पता चलेगी तो उस मासूम सी बच्ची के ऊपर क्या बीतेगा। आपको पता है मिस्टर मारवा, जब तक आप किंग बनकर अपनी खुद की प्रेयर मीट में नहीं आए थे तब तक रिया के साथ हमारे बच्चों का क्या हाल हुआ था मैं आपको बता भी नहीं सकती। अरे जब बच्चों ने आपको गुलेरिया हाउस से जब पापा ने धक्का दिया था और जब अपनी आंखों से ये सब देखा था तो बच्चे किस तरह से टूट गए थे। सच में वो चीज़ सोचते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप सोच कर देखिए मिस्टर मारवा, जब लतिका को ये सब पता चलेगा तो उसके उस नाजुक से मन पर क्या बीतेगी। अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो इन सब चीज़ों को समझ सके। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका मैं सब कुछ समझ सकता हूँ अनिका, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि ये करना अब हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। हमारे दुश्मन दिन प्रतिदिन ही ताकतवर होते जा रहे हैं, इसलिए अब हमें भी उनके साथ मेंटली ये गेम खेलना ही पड़ेगा। वो आलिशा के ना होने से अगर वक्त पर लतिका को रानी नहीं बनाया गया अनिका, तो फिर रानी की पदवी हो सकता है कि गलत हाथों में भी जा सकती है, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानती हो कि आलिशा फ्रांस की रानी है, और अगर फ्रांस की रानी की ही मृत्यु हो जाती है, ये न्यूज़ जब सब जगह फैल जाएंगी तो वहाँ पर फ्रांस की प्रजा को वहाँ पर उस पद के लिए एक कैंडिडेट चाहिए होगा, और जो कि राजमहल का रूल है उसके हिसाब से तो आने वाले समय में लतिका ही फ्रांस की रानी बनेगी। लेकिन अगर जब तक हम उसे रानी नहीं बना पाए, क्योंकि अभी वो छोटी भी है, तो तब तक मैं नहीं चाहता कि उसकी पदवी किसी भी गलत हाथों में जाए। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, मैं कुछ कर सकती हूँ मिस्टर मारवा। वैसे माँ ने ये अच्छा प्लान बनाया है, अब बस इंतजार है कि आखिर किस तरह से नेत्रा अब शीला मौसी को मार देती है, क्योंकि अब नेत्रा को यही लगेगा कि शीला ने उन्हें फिर से धोखा दिया है, और वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने राजीव चाचा के पीछे सब कुछ लग गए थे, तो इसलिए अब देखना होगा कि आखिर शीला की मौत अब कैसे होती है, क्योंकि ये प्लान एकदम बेस्ट है। इस तरह से शीला को उसी के लोगों के द्वारा ही मौत प्राप्त होगी, क्योंकि शीला अब जीने की हकदार है ही नहीं। अरे मुझे तो अब उसे मौसी कहते हुए भी शर्म आती है। वो किसी भी ऐसे रिश्तों के लिए बनी ही नहीं है, उसके लिए ये एक सबसे अच्छा रहेगा। मुझे भी बस इंतजार है उसकी मौत का। और हाँ मिस्टर मारवा, मैं अभी बस कैलाश अधिकारी को अब ब्लैक कैट के नंबर से अब उन्हें अपना पूरा का पूरा प्लान बता देती हूँ कि उन्हें अब आगे क्या करना है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ अनिका, ये ठीक रहेगा, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि अगर पिंकी वहाँ पर चली जाएगी तो इससे पिंकी की स्टडी सफ़र कर सकती है, क्योंकि देखो अब पिंकी को पता नहीं आगे क्या क्या सफ़र करना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। इस बात पर अब अनिका कहती है, वो वहाँ पर भी तो पढ़ सकती है ना मिस्टर मारवा, आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। पिंकी वहाँ पर अपने सारे के सारे सिलेबस को कर लेगी और वो यहाँ पर आकर बीच में अपना एग्ज़ाम दे देगी। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर मारवा, ये सब करना अब हमारे लिए सच में बहुत ही ज़रूरी हो गया है। जब तक मुझे पूरी तरह से पता नहीं था तब तक मुझे भी आपके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब अगर शीला की मौत अब हम होनी ज़रूरी है, और ये एकदम से सबसे बेस्ट प्लान है, इसलिए आप पिंकी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। इट्स नॉट अ बिग डील। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, फिर तुम अपना काम पूरा करो। तुम अभी कैलाश अधिकारी को अपना पूरा का पूरा प्लान समझा दो कि उन्हें कैसे क्या करना है,
क्योंकि अभी जल्द से जल्द पहले हम आकाश को ही यहाँ से भेजने वाले हैं। तब तक मैं आलिशा के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचता हूँ। अब यहाँ पर ये कहते हुए ही अब रोहित से फिर से कहता है, एनीवे अनिका, मैं एक बार शावर लेकर आता हूँ। ये सुनते ही अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं जहाँ पर रोहित बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है, तो वहीं अनिका भी यहाँ पर अब अपने ब्लैक कैट वाले नंबर से अब कैलाश अधिकारी को अब एक बड़ा सा मैसेज टाइप करके अब उस मैसेज को ड्रॉप कर देती है। अनिका ने यहाँ पर इस मैसेज में ही अपना पूरा का पूरा प्लान लिख दिया था कि कैलाश अधिकारी को अब आगे कैसे क्या क्या करना है, ताकि दुश्मनों को किसी भी तरह से उसके ऊपर शक भी ना हो। और ये सब टाइप करने के बाद अब अनिका अब सोचती है, आकाश के लिए तो मिस्टर मारवा का प्लान एकदम परफेक्ट है। इससे आकाश वहाँ पर सेफ भी रहेगा। वो दुश्मन आकाश तक पहुँच भी नहीं पाएंगे और साथ के साथ उसकी फैमिली भी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगी। बट आलिशा के लिए मुझे कुछ तो सोचना ही होगा। लतिका भी बच्ची है और मैं नहीं चाहती कि उस लतिका को इस एज में बेचारी को इतना कुछ सहना पड़े, और वो भी बिना किसी वजह से। यहाँ अनिका अब अपनी ही सोच में थी कि तभी अब उसके फ़ोन पर अब यहाँ पर राजलक्ष्मी का कॉल आने लगता है। राजलक्ष्मी के नंबर को देखकर अब अनिका अपने फ़ोन को उठाकर कहती है, हाँ राजलक्ष्मी, बताओ सब ठीक तो है ना वहाँ पर। अनिका की इस बात पर अब यहाँ पर राजलक्ष्मी कहती है, हाँ यहाँ पर सब ठीक है। वैसे तुम तो ठीक हो ना। अब यहाँ पर राजलक्ष्मी की इस बात को सुनकर अनिका कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे तुमने फ़ोन किया, क्या कुछ हुआ है? इस बात पर राजलक्ष्मी कहती है, अनिका वो क्या है ना कि रेखा मौसी ठीक है। ये सुनते ही अब अनिका को रेखा मौसी की अचानक से याद आ जाती है और वो अब कहती है, मैं बस उन्हें ही देखने के लिए जा रही थी, मुझे अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, अनिका मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने ओमकार के हाथों तुम्हारे लिए कुछ भिजवाया है। जो चीज़ मैंने ओमकार के हाथों तुम्हें भिजवाई है वो तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प करेगा, क्योंकि रेखा मौसी अभी वहाँ पर नेत्रा के सम्मोहन में है। इसलिए जो चीज़ मैंने भिजवाई है वो रेखा मूर्ति को सम्मोहन से आज़ाद करा देगा और उसके बाद रेखा मूर्ति नॉर्मल हो जाएगी। अब यहाँ पर राजलक्ष्मी की बात को सुनकर अब अनिका कहती है, क्या सच में राजलक्ष्मी, क्या तुम्हें पता है कि वो कैसे ठीक होंगी? लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? अनिका की इस बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि आज तुम्हें याद है अनिका, जब पिछली बार जब रोहित की मृत्यु का ये सब हुआ था, उस समय पूरा का पूरा गुलेरिया परिवार, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता ही है ना कि नेत्रा के सम्मोहन में आ गया था। और तुम्हें पता है जो चीज़ मैं भी ओमकार के हाथों से वहाँ पर भिजवा रही हूँ, उसी चीज़ के द्वारा ही यहाँ पर पूरी की पूरी गुलेरिया फैमिली के लोग नेत्रा के सम्मोहन से आज़ाद हुए थे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वो मैं तुम्हारे पास भेज दूँ और तुम उसे रेखा मौसी के ऊपर अप्लाई करना। राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, थैंक यू सो मच राजलक्ष्मी। इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, रेखा मौसी को ठीक करने के बाद हम इसके बारे में बात करते हैं अनिका, तब तक तुम इस काम को करो। इस बात पर अब अनिका कहती है, ओके। इधर राजलक्ष्मी से बात करने के बाद अब अनिका अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब वो यहाँ पर अपने फ़ोन को बेड पर रख देती है, क्योंकि अनिका भी शावर लेकर आई थी तो अनिका के बाल भी गीले थे, क्योंकि रोहित और चिराग की जब अनिका ने बातें सुनी तो वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गई थी। इसलिए अब अनिका को अपने गीले बालों का ध्यान आता है और अब वो यहाँ पर हेयर ड्रायर से अब अपने बालों को सुखाने लगती है। इधर अनिका जब अपने बालों को सुखा रही थी तो अब तक रोहित भी शावर लेकर आ जाता है। इधर अनिका को इस तरह से कहीं खोया हुआ देखकर अब रोहित कहता है, क्या हुआ है अनिका, कहाँ खो गई हो तुम, क्या सोच रही हो? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, सिद्धार्थ भैया कहाँ है?
वो अब कैसे हैं? अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, अनिका वो भी अभी ठीक नहीं है। हालांकि उन्हें हम अच्छी तरह से वहाँ से लेकर आ गए हैं, लेकिन वो अभी भी नेत्रा के सम्मोहन में ही हैं। क्योंकि जब वहाँ पर गुलेरिया हाउस से वो लतिका को नेत्रा लेकर गई थी, तो वो साथ के साथ सिद्धार्थ को भी लेकर चली गई थी। लेकिन रोहित और स्वाति ने सिद्धार्थ को अनिका और लतिका के साथ वहाँ से बचा लिया था। अब यहाँ पर रोहित यही सब अनिका को कहता है कि हम सिद्धार्थ को तुम्हारे और लतिका के साथ वहाँ से बचा कर लेकर आ गए थे, लेकिन वो अभी भी नेत्रा के सम्मोहन में है। क्योंकि अब वहाँ पर रोहित सब कुछ बताता है कि वो जब अनिका और लतिका को बचाने के लिए वहाँ पर गया था, तो उस समय सिद्धार्थ वहाँ पर उसके साथ ही फाइट करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वो नेत्रा की साइड था। लेकिन सॉरी अनिका, अब रोहित कहता है, मुझे माफ़ करना, उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वही किया अनिका, क्योंकि मुझे उस समय अब सिद्धार्थ भैया के ऊपर वार करना पड़ा। मुझे पता है मेरा वार थोड़ा सा खतरनाक था, लेकिन मैं क्या करता अनिका, उस समय मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए सिद्धार्थ भैया अभी अपनी बेहोशी हैं। अब यहाँ पर अनिका रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती हैं, कोई बात नहीं मिस्टर मारवा, मैं समझ सकती हूँ कि उस समय आपको सिद्धार्थ भैया के साथ डील करने में कितना समय लगा होगा। एनीवे, बस वो ठीक हो, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। क्योंकि हमें बस अब किसी ना किसी तरह से अब अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए फिर चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े।